न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरलांदी क्षेत्र के ग्राम दैतबर्रा में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, 4 घायल। ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने वाले डॉक्टर संजय डहा के प्रकरण की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। मादक पदार्थ गांजे की तस्करी के मामले में आरोपियों को 15-15 वर्ष का कारावास। जबलपुर उड़नदस्ता टीम की कार्यवाही, धान का अवैध परिवहन करते 5 ट्रक जब्त। परिवहन अधिकारी ने लालबर्रा में वाहनों की आकस्मिक जांच की, 24,000 रुपए का वसूला जुर्माना। और पड़ोसी जिले मंडला में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, बालाघाट जिले में अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। जिले के भीतर धान का अवैध परिवहन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर उड़नदस्ता टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 ट्रक धान जब्त करते हुए 84,000 रुपए का जुर्माना लगाया। शनिवार को जबलपुर से पहुंचा उड़नदस्ता दल ने जिले के मानेगांव, किन्नी, बगदरा क्षेत्र में अवैध रूप से मंडी टैक्स चोरी से धान परिवहन करने के आरोप में 5 ट्रक पर 4 गुना जुर्माना वसूल किया है। रजेगांव मंडी निरीक्षक संजय ठाकुर ने बताया कि बीते 1 सप्ताह से अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में लगातार जुर्माने भी किए गए हैं। सर, ये देखा गया कि आज जबलपुर की फ्लाइंग स्क्वाड टीम आई थी, कितने लोगों का दल आया था और कितनी गाड़ियाँ पकड़ी? 6 लोग थे उसमें। उड़नदस्ता संभागीय अधिकारी द्वारा बनाया गया था और लगभग 5 गाड़ी उनके द्वारा पकड़ के लाके यहाँ सौंपी गई थी। कहाँ से लाए थे सर गाड़ियाँ? कुछ माने गाँव से, कीनी, बगदरा, यहाँ की गाड़ियाँ रही। सर, क्या प्रकरण बनाया गया उनको? 5 गुना मंडी शुल्क लिया गया है, धान थी उसमें। हाँ, फिर भी कितना जुर्माना लिया गया? लगभग 84,000 रुपये। 84, मिनिमम 1 लाख के लगभग। कल 31 तारीख को भी हमारे द्वारा अपने मंडी समिति के उड़नदस्ता द्वारा तीन प्रकरण तैयार किए गए। इसके पहले 30 तारीख में भी एक प्रकरण तैयार किया गया। मतलब अभी सतत उसे निरीक्षण किया जा रहा है मंडी क्षेत्र में और प्रकरण तैयार किए जा रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिवर्ष के अनुसार मलेरिया की रोकथाम के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया। जिला मुख्यालय से लेकर अंतिम छोर में बसे गांव तक मलेरिया के प्रति जागरूकता और रोकथाम की जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीते वर्षों में लगातार मलेरिया की जागरूकता के कारण मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन इसके बाद भी मलेरिया पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। तुरंत संपर्क करना चाहिए। बुखार की जांच को जो डाला, समझो फिर हो गया घोटाला। मलेरिया फैलता कैसे है? देखिए, होता ये है कि मलेरिया के रोगी को जब मच्छर काटता है, यही मच्छर जब दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो परजीवी इससे सर क्या है, मलेरिया से बचने के उपाय बताए जाते हैं और जिले वासियों को सबको, इससे मच्छरों को पनपने से बचाया जाए, इसके भी उपाय बताए जाते हैं। और दर वर्ष इसका ये होता है शुभारंभ। कब तक चलेगा ये सर 1 जून से लेकर 30 जून तक। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी पनिका बताते हैं कि जिले के वनांचल क्षेत्रों में मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरित की गई है और 14 ऐसे गांवों को चिन्हित किया गया है जो सबसे अधिक मलेरिया से प्रभावित है। और ये पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा, जो करीब 15 दिन तक गांव-गांव में जाएंगे, स्पेशली उन विलेजेस में जाएंगे जहाँ पे कि API हमारा अधिक है, जहाँ पे मलेरिया पिछले वर्षों में ज़्यादा अपना प्रकोप किए हुए थी। तो उन जगहों पे जाएंगे और प्रचार करेंगे, लोगों को समझाइश देंगे कि वो कैसे इसके ब्रीडिंग को रोकें, रुका हुआ पानी को समाप्त करें। साथ ही कहीं भी अगर वो है गंदा पानी है या रुका हुआ पानी है तो उन्हें निकालने की व्यवस्था करेंगे। उसमें इंसेक्टिसाइड हमारा जो डालने का है वो पैराथ्रम छिड़काव की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें करते हुए हम वहाँ पे अपना ये रखेंगे, ये अभियान चलेगा। साथ ही
मच्छरदानी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका उपयोग के बारे में समझाएंगे कि वो उसका उपयोग करें ताकि मच्छरों से बचा जा सके, उन्हें मारने। इबादत का महीना रमजान 5 जून को मनाए जाने वाले ईद के त्यौहार के पहले नवेगांव थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सभी धर्म के सदस्य व पदाधिकारियों के साथ साथ नवेगांव थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने एक स्वर में मुस्लिम धर्मावलंबियों के त्यौहार ईद को एक साथ मनाने की बात कही। और उसका रिपीटिशन भी होता रहा, जैसे तुरंत भर के और फिर पहुंच जाना। 20 गाड़ी आई सर, उससे 20 गाड़ी। हाँ। और अभी सुबह फिर एक मंगवाया और एक या दो लगी। आने में बहुत लेट, आधा घंटा 1 घंटा लेट लगा। ये आगामी 5 तारीख को ईद का त्यौहार है और इस त्यौहार के मद्देनज़र हमारे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे थाना क्षेत्र में और ज़िले में। तो इसके लिए थाना क्षेत्र के हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के अपने भाइयों को, थाना क्षेत्र के रहवासियों को बुलाया है और उनसे शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए चर्चा की है और अपील की है। इसी संबंध में ये शांति समिति की बैठक रखी। जिले की घिसरी नदी अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। जल्द इसके उचित कदम नहीं उठाए गए तो यहाँ समाप्त हो जाएगी। वैनगंगा की सहायक नदी और रजेगांव क्षेत्र की जीवनदायिनी कही जाने वाली घिसरी नदी आज अवैध उत्खनन की मार झेल रही है। लगातार हो रहे अवैध उत्खनन के कारण बीते 2 वर्षों से इस नदी का जलस्तर बहुत अधिक कम हो गया है। नदी सूखी तो जल स्रोतों ने भी साथ छोड़ दिया है। बीते वर्ष तक इस क्षेत्र में रबी की फसल बड़ी आसानी से लगाई जाती रही, लेकिन अब लोगों को 2 टाइम का पानी बमुश्किल मिल रहा है। पहले इस नदी में रेत भी बहुत रहती थी, पानी भी अधिक रहे। अभी अब 2-3 साल हो गए तो कहना चाहिए कि पानी भी नहीं रहता और रेत भी नहीं। पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है क्या यहाँ पर? हाँ, हल्की फुल्की हो रही है अभी। हाँ, नदी के सूखने से ही पानी की समस्या बढ़ रही है। ये बताया कि ये नदी की जो सूख चुकी नदी है, कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है इसमें? ये 3-4 साल हो गए ऐसे स्थिति बनी चुकती है। अच्छा, क्या वजह लगती है आपको? गांव में भी पानियों का परेशानी हो जाती है इसमें। मतलब इसका असर गांव में भी पड़ रहा है? गांव में भी पड़ रहा है। किस तरीके के कदम उठाना चाहिए सरकार को? डैम बनाना चाहिए, डैम बनाना चाहिए, पानी को रोकना चाहिए पानी के लिए। जिलेवासियों की मांग को देखते हुए सिवनी जिले के भीमगढ़ बांध से वैनगंगा नदी में पानी छोड़ दिया गया है। पर्याप्त जल होने की स्थिति में अब शहरवासियों को समय पर पानी मिलेगा। बालाघाट की जीवनदायिनी वैनगंगा नदी में जलस्तर की स्थिति और पानी के लिए मचे हाहाकार को देखते हुए आखिरकार भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ दिया गया, जिसके बाद नदी का जल स्तर तो बढ़ा ही, उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। आगामी 20 दिनों के लिए अब वैनगंगा में पर्याप्त पानी है। हम अभी प्रतिदिन फिल्टर प्लांट जाते हैं। आज भी मैं सवेरे गया था, तब देखा था पानी का फ्लो बढ़ गया है। उससे लग रहा है कि पानी भीमगढ़ से ही आया होगा, नहीं तो इतना पानी आने का प्रश्न ही नहीं उठता। पानी बहुत आ रहा है। सर, क्या सर अभी बालाघाट वासियों को पानी मिल सकता है सर पर्याप्त? आज माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा जल प्रदाय के सभी कर्मचारियों की मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि चूंकि हमारे पास पानी अभी पर्याप्त आ गया है, तो हम सवेरे की सप्लाई जो रहेगी पूरे शहर की हम प्रतिदिन करेंगे और कुछ मेंटेनेंस का काम भी चल रहे हैं और शाम की सप्लाई आधे शहर को शाम को 1 दिन करेंगे और आधे शहर को 1 दिन करेंगे। आगामी अक्टूबर माह में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए बालाघाट नगर पालिका में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए दावे आपत्ति मंगवाई जा रही हैं। शहर के 33 वार्ड में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बालाघाट तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि वर्तमान समय में कुछ वार्ड की जनसंख्या 2600 से 2800 के बीच में है, वहीं कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। इस आधार पर इन वार्डों का परिसीमन किया जा रहा है, जिससे सभी वार्ड की जनसंख्या समान हो जाए। आयोग के निर्देश हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका और ग्राम पंचायत, उसमें परिसीमन के साथ साथ निर्वाचन के कार्यक्रम भी निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है और नगर पालिका में परिसीमन की जो कार्रवाई है वो पूर्व से प्रचलित है। उसमें दावे आपत्ति की स्थिति आ गई है और जैसा कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो परिसीमन की कार्रवाई होनी है, उनमें उन्हीं जगहों पर ये कार्रवाइयाँ होनी है जो नगर पालिका एरिया से लगे हुए जो गाँव हैं छूट गए हैं, उनको शामिल किया जाना है। तो इस पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ गई है और हम
हम ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव बुला रहे हैं। सर, अपने नगर पालिका में कितने ग्राम पंचायत शामिल हो रहे हैं? अभी नगर पालिका जो बालाघाट है उसमें किसी भी ग्राम पंचायत के शामिल होने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वार्ड जो 33 वार्ड है उसी पर जहाँ पर वार्डों की जनसंख्या अधिक हो गई है और जहाँ पर वार्डों की जनसंख्या कम है उसको बराबर। जिले भर में जल उपभोक्ता संस्था सदस्य निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया जून से शुरू हो चुकी है। 16 जून को जिले भर की सभी 11 तहसीलों में जल उपभोक्ता संस्था सदस्य चुनाव के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रविवार को शासकीय अवकाश होने के बाद भी नाम निर्देशन प्रक्रिया चलती रहेगी। तहसील कार्यालय में जल उपभोक्ता संस्था निर्वाचन से संबंधित कार्य किया जा रहा है। आज नाम निर्देशन का प्रथम दिवस था जिसके अंतर्गत 18 फॉर्म प्राप्त किए गए हैं जो निरंतर प्रक्रिया 3 तारीख तक चलते हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से मध्य प्रदेश पीसीसी चौक का पद खाली है। विधानसभा चुनाव 2018 में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ का पद खाली है। अब अगला पीसीसी चीफ कौन होगा, यह चर्चा का विषय बन गया है। भोपाल में 8 जून को कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई है जिसमें लोकसभा चुनाव के नतीजों और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अगला अध्यक्ष कौन होगा इस पर चर्चा की जाएगी। पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इस दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है। बालाघाट जिले के कांग्रेसियों के अनुसार दोनों ही नेता इस पद के लिए उपयुक्त हैं। पद जिसे भी मिले आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में उसका बड़ा प्रभाव होगा। देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, हम संगठन के लोग हैं और हम उस निर्णय को शिरोधार्य करेंगे। और पार्टी कार्यकर्ता अभी पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में है। ईवीएम में जिस तरीके से पूरे देश में मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर सभी का पार्टी कार्यकर्ता क्षुब्ध है और वो चाह रहे हैं कि बड़ी आवाज के रूप में ये जो समस्या उभरी है उसको जन सामान्य तक पहुँचाया जा सके। एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सिंधिया साहब, जिसको भी नेतृत्व मिलता है नेतृत्व तो ऐसा मिले और पूरे फुल फ्लैश पावर के साथ में मिले जिसके कारण मध्य प्रदेश में जो अभी निकाय चुनाव होने वाले हैं, ग्रामीण अंचलों के जो चुनाव होने वाले हैं, पंचायतों के, उन चुनावों में हम अभूतपूर्व सफलता के साथ वापस से विजयश्री हासिल कर सकते। और इसमें जो भी निर्णय होगा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, माननीय राहुल गांधी जी का शिरोधार्य है। देखिए, यहाँ पर जहाँ तक संगठन का मामला है तो चाहे वो दिग्विजय सिंह जो हो चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमारे लिए दोनों ही सम्मानीय। और रही संगठन की बात तो दोनों ही काबिल हैं और जो हमारी पार्टी निर्णय लेगी वो हमें मंजूर होगा, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो चाहे ज्योतिरादित्य सिंह। प्रदीप जायसवाल खनिज संसाधन मंत्री पीसीसी अध्यक्ष चुने जाने के विषय में बताते हैं कि इस सब विषय पर उन्हें अधिक जानकारी नहीं है। यह सब कुछ दिल्ली हाईकमान स्तर पर तय होता है। जो वरिष्ठ नेतृत्व तय कर दे वही कांग्रेसियों की पसंद होती है। इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय स्तर की जो भी बात है ये तो दिल्ली में हाईकमान तय करेंगे। हम सब जानते हैं दिग्विजय सिंह जी या सिंधिया जी और भी सभी नेता है तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। प्रदेश स्तर पर क्या निर्णय होना है सारी चीज़ें केंद्रीय स्तर पर तय इसमें आपकी क्या पसंद रहेगी? चलिए, जो हमारा नेतृत्व हमारा देगा दिल्ली से उसका जैसा उसका निर्देश रहेगा सरकार। परिवहन अधिकारी ने लालबर्रा में की वाहनों की आकस्मिक जांच। 24,000 रुपए का राजस्व वसूल किया गया। मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त द्वारा 1 जून से 30 जून तक प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर वाहनों की जांच के निर्देश दिए गए हैं और मोटरयान अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों व चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित व निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में जिला परिवहन अधिकारी RS चिकवा ने 1 जून को लालबर्रा में वाहनों की आकस्मिक जांच कर नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों से 24,000 रुपए का राजस्व वसूल किया है। श्री चिकवा ने बताया कि जांच के दौरान नियम विरुद्ध चल रही एक JCB मशीन, ओवरलोड
एक ट्रक एवं पिकअप वाहन को जब्त किया गया है। नियम विरुद्ध चल रहे 3 ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया गया है। परिवहन अधिकारी श्री चिकवा ने सभी वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि वे नियमों का पालन करते हुए वाहनों का संचालन करें, वरना उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को आए मौसम में बदलाव के कारण जिले भर में तेज हवाएं चली, तो वहीं खैरलांजी क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। खैरलांजी क्षेत्र के दैतबर्रा गांव के तालाब किनारे बैठे कुछ लोगों के पास में ही बिजली गिर गई। इस घटना में 4 लोग आंशिक रूप से घायल हुए, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जब वारासिवनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया, तो उसमें दिनेश मिश्रा उम्र 22 साल और राजा राम लांडे उम्र 40 वर्ष की मौत हो चुकी थी। ये बिजली की वजह से हुआ। कहाँ की घटना है? ये दैतबर्रा तालाब की है। क्या हो गया वहाँ? तालाब में खड़े थे सब, तालाब के किनारे, तो बिजली गिर गई। अचानक गिर गई बिजली? कहाँ गिरी बिजली? ये तालाब में गिरी। तो फिर अपने जो खड़े थे उनको वो क्या हुए? उनको झटका पहुँचा। तो वो ऐसे फेंका गए? हाँ जी, फेंका गए। तो उसमें अपने किसकी अभी सबकी स्थिति क्या है? 2 तो चले गए। 2 खत्म हो गए। हाँ। और बाकी के 2 आदमी थोड़े कमजोर है, तो उनको अस्पताल लाके भर्ती कर रहे हैं। दैतबर्रा में जैसा कि इनके लाए गए साथ के परिजन लोगों का कहना है कि दैतबर्रा में तालाब के किनारे ये लोग बैठे थे 5-7 लोग, और वहाँ पर पास में ही बिजली गिरी, ऐसा इनका कहना था। और पास में बिजली गिरने के बाद ये लोग उचक के 10-15 फीट उछल के दूर जाके गिरे। तो उसमें से जो 5-7 लोग थे जो प्रभावित हुए, उसमें सबको ले जाके वहाँ पर लेटाया गया। तो बाकी लोग तो बैठे बात कर रहे थे, लेकिन ये 2 लोग जिनको यहाँ पे लाया गया अभी, ये दोनों ना बात कर रहे हैं, ना उठ के बैठ रहे हैं, ना कुछ कर रहे थे। इसलिए फिर इनको यहाँ पर अस्पताल में लाया गया। लाने पर मैंने उनका परीक्षण किया तो दोनों की मृत्यु हो चुकी थी पूर्व में। आकाशीय बिजली गिरने के कोई सिम्टम्स नजर आए गए? हाँ, उनके बाल वगैरह जले हैं और बाहरी कोई ऐसी चोट नहीं है। और वास्तव में वो आकाशीय बिजली गिरने से मरे हैं कि नहीं, इसकी जांच तो इसका निश्चित तौर पर तो तभी कहा जाएगा जब इसका शव परीक्षण किया जाएगा तब। पड़ोसी जिले मंडला में शुक्रवार की देर शाम नक्सलियों द्वारा लकड़ी डिपो को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद बालाघाट पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नक्सलियों द्वारा 1 साल बाद फिर से अपनी आमद दर्ज कराने के लिए बालाघाट के पड़ोसी जिले मंडला में घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद बालाघाट पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना चौकियों को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देशित कर दिया है। मंडला जिले में कल एक नक्सल इंसिडेंट होने की रिपोर्ट आई है। इसको देखते हुए बालाघाट ज़िले में भी हमारी जितनी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं या जहाँ पर उनके मूवमेंट की खबर है, वहाँ पर जो सर्चिंग की कार्रवाई है, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई, उसको बढ़ाया गया है। साथ ही साथ सभी थानों में, पुलिस चौकियों में और पुलिस बल को, सुरक्षा बलों को एक्स्ट्रा कॉशियस होने की और अधिक सतर्क होने की एक समझाइश दी गई है और हाई अलर्ट जारी किया गया है। सर, अभी क्या लग रहा है, क्या स्थिति है नक्सलियों के जिले में? यहाँ पर लगातार उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, जो हमारे ग्रामीण हैं उनको भ्रमित करके या उनको अपनी विचारधारा से प्रभावित करने की, परंतु पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार ही डेवलपमेंट वर्क्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है और साथ ही साथ ग्रामीणों को सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। हमारी लगातार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई पूरे ज़िले में चल रही है। कुछ दिनों पहले भी जो कम्युनिटी आउटरीच का प्रोग्राम होता है या सामुदायिक पुलिसिंग का जो प्रोग्राम। भीषण गर्मी में राहगीरों की प्यास बुझाने के उद्देश्य नगर पालिका परिषद द्वारा नगर के विभिन्न मार्गों और चौराहों पर लगाए गए आधा सैकड़ा प्याऊ खुद ही प्यासे हैं। राहगीरों की प्यास बुझाने तो दूर की बात, यहाँ मटके खुद एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अभी नौतपा खत्म भी नहीं हुआ है कि नगर के सारे प्याऊ बंद पड़ गए हैं। राहगीरों की प्यास नहीं बुझा पा रही है। नगरपालिका के इस फैसले से लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहगीरों को दुकान से ठंडा पानी खरीदकर अपना गला तर करना पड़ रहा है। इस मामले के संदर्भ में दूरभाष पर भी चर्चा में नगरपालिका मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजानन नाफड़े ने बताया कि शहर के सारे प्याऊ चल रहे हैं और यदि कोई प्याऊ कर्मचारी आना बंद कर हो गया है तो उन्हें पुनः शुरू करवाया जाएगा। जल उपभोक्ता संस्था सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में लालबर्रा तहसील में नामांकन जमा करने के पहले दिन 3 जून को 8 लोगों ने अपना पर्चा जमा किया। सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के बाद यही सदस्य उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष चुनेंगे। हर संस्था में 2-2 साल के लिए चुने जाएंगे। इसी के तहत यह चुनाव करवाए जा रहे हैं। अभी जल उपभोक्ता संस्थाओं के निर्वाचन जो स्थगित हो गए थे पिछली बार, वो पुनः प्रारंभ हो गए हैं। इसकी अधिसूचना संभागीय आयुक्त ने 29 मई को जारी कर दी और 31 मई को निर्वाचन अधिकारी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और दिनांक 1 जून से 3 जून तक जल उपभोक्ता संस्था के सदस्यों के नामांकन प्रपत्र जमा करना है, फॉर्म भरना है। लालबर्रा तहसील में कुल 60 सदस्यों का निर्वाचन होना है। कितनी समिति 18 जल उपभोक्ता संस्था है, उसमें कुल 60 सदस्यों का निर्वाचन होना है और 4 तारीख को फॉर्म की स्क्रूटनी होगी, नामांकन फॉर्म की, और 6 जून को नाम निर्देशन वापस ले सकते हैं और उसी दिन जो है चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। मादक पदार्थ गांजे की तस्करी के मामले में न्यायालय ने 4 अंतरराज्य तस्कर को 15-15 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। 13 अक्टूबर 2017 की शाम को शहर के कोतवाली में पदस्थ उप निरीक्षक ब्रिजभूषण हिरवे को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दयाराम कोरी उम्र 27 साल निवासी हट्टा थाना केसली जिला सागर, रमेश सिन्हा उम्र 44 साल निवासी चारामा थाना जिला कांकेर, दिलीप कुमार तुर्रे निवासी चारमा थाना जिला कांकेर, ब्रजेश कोरी उम्र 34 साल निवासी हटा थाना केसली जिला सागर सफेद कलर की गाड़ी से शहर की जागपुर घाट होते हुए डेंजर रोड के रास्ते सिवनी जिले में मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करने जा रहे हैं। पुलिस ने गायखुरी चौक में घेराबंदी कर सभी 4 आरोपी को गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को मादक पदार्थ गांजे की तस्करी के मामले में विशेष अदालत ने सभी 4 आरोपियों को 15-15 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वारासिवनी शहर के दीनदयाल चौक में कार और बाइक की टक्कर से 2 युवक घायल हो गए, जिसमें दोनों युवकों के पैर टूट गए। शनिवार की दोपहर को वारासिवनी से बालाघाट की ओर आ रही कार और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। घटना में खैरलांजी क्षेत्र के घोबड़गोदी निवासी जयप्रकाश लिल्हारे उम्र 28 वर्ष व दिनेश बिसेन उम्र 30 वर्ष दोनों के पैर में चोट आई है। हम क्या अर्जेंट काम से किशन साहब के साथ जा रहे थे, हम बालाघाट, अर्जेंट पर्सनल काम था, तो हम जैसे दीप मोबाइल के पास से अपन गाड़ी क्रॉस कर रहे थे, स्पीड से कार आ रही थी, उन्हें ठोक दिया और निकल गया। कितने समय घटना है ये? अभी करीबन हमको हॉस्पिटल लेके आए हैं सब लोग, तो करीबन आधा घंटे पहले की बात है। कहाँ रहते हैं आप? गोबड़गंज। खैरलांजी गोबड़गंज। हाँ। तो बालाघाट किस काम से जा रहे थे? पर्सनल काम था हमारा, काम से जा रहे थे हम लोग। तो अभी चोटें कहाँ पे आई? चोट पाव ही टूट गया ना। 29 मई को बालाघाट कटंगी ट्रैक पर कायदी के पास ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने वाले डॉक्टर संजय डहाके प्रकरण की पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। बालाघाट शहर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत वारासिवनी रामपायडी सोनझरा निवासी डॉक्टर संजय डहाके के पीएम के दौरान उनके जेब से मिले सुसाइड नोट ने पूरे प्रकरण में नया मोड़ ला दिया है। वारासिवनी में पुलिस ने डॉक्टर संजय को प्रताड़ित करने के आरोप में एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया। ये
29 तारीख की रात में करीब 8 बजे की बात है। डॉक्टर संजय ढाके अपनी मोटरसाइकिल से बालाघाट वाराणसी जो मार्ग है उस पर वो मंदिर के सामने जो गेट पड़ता है वहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करी और जो 8 बजे इधर से जो ट्रेन जाती है उसके सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची, कार्रवाई की तो जांच के दौरान उनकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला था। उसमें 2 लोगों को अपनी मौत के लिए उसने जिम्मेदार ठहराया, जिसमें एक तो लड़की का नाम है ठाकरे विजेता ठाकरे और लड़के का नाम मनोज दादरे। इनके 2 के द्वारा प्रताड़ित करने और उसमें विवश होकर आत्महत्या करने का स्पष्ट लिंक है। और जांच के बाद में उसमें मामला पंजीबद्ध किया गया धारा 306 IPC और 34 के तहत और आरोपियों को आज गिरफ्तार करके जेल में। तो क्या मामला लग रहा है सर पूरा ये तो करना है? अब मामला तो ये है कि जो सुसाइड नोट से जानकारी मिली है उसमें कि उनको इतना प्रताड़ित किया गया है कि उसको सुसाइड करने के अलावा कोई उसके पास रास्ता नहीं था। सर मृतक और जो युवती है आरोपी वो दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं? ये मिर्ताली हॉस्पिटल बालाघाट में वो नर्स थे और वो वहाँ डॉक्टर। वारासिवनी में शनिवार की दोपहर गोंदिया से बालाघाट होते हुए कटंगी जा रही ट्रेन का अचानक ब्रेक फेल हो गया। इंजन में आई खराबी को रेलवे के तकनीकी स्टाफ ने सुधार किया और उसके बाद यह ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। लेकिन इस बीच भीषण गर्मी के कारण आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सर अभी जानकारी मिली थी सर कि थोड़ी देर पहले एक ट्रेन बालाघाट रोड पे गेट है आपका वहाँ पे जाम हो गई थी और एक्चुअल में उसका ब्रेक फेल हो गया था, फिर उसको रेक्टिफाई किए मास्टर और गार्ड और ड्राइवर ने, फिर रेक्टिफाई हुई, फिर वहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई। कहाँ से कहाँ जा रही थी सर? ये गाड़ी जा रही थी गोंदिया से कटंगी। क्या नंबर इसका 7821 पैसेंजर। क्या कारण था सर कि अचानक बंद हो जाना इंजन? ये टेक्निकल चीज़ें होते रहती है। सर किसी तरह से कोई हादसे दुर्घटना है? नहीं, कोई हादसा कोई दुर्घटना। बालाघाट से कटंगी में गाड़ी से 7821 इंजन गेट को क्रॉस किया और उससे इंजन को प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से खड़ी रही थी। 10 से 15 मिनट मेरे को लग जाता। दोनों साइड पर ट्रैफिक जाम हो गया होगा। हाँ, फिर कैसे क्या ट्रैफिक तो उसमें सुधार कैसे हुआ? ड्राइवर से बात की हमने, ड्राइवर ने उसको रिक्वेस्ट की, सही करके ये चालू हो गए निकल गई। कहाँ जा रही थी उसमें? मध्य प्रदेश के भीतर चल रहे अवैध खनिज उत्खनन रेत परिवहन पर खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने पूर्व की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और आगामी दिनों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई रेंज खनन नीति के तहत उत्खनन होने के विषय में विस्तृत जानकारी दी। पूरे मध्य प्रदेश के भीतर रेत और खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन के प्रकरणों में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद भी माफियाओं के हौसले इतने अधिक बुलंद हैं कि उन पर नियंत्रण रख पाने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। प्रदेश शासन ने रेत नीति में परिवर्तन करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके बाद अब रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगने की बात कही जा रही है। जिसके चलते पूरे प्रदेश में ये एक खनिज माफिया अवैध उत्खनन शब्द हर दिन पेपर में छाए रहते हैं और इससे हमारे प्रदेश के राजस्व को भी बहुत नुकसान हुआ। और इसको देखते हुए माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर हमने एक नई खनिज नीति बनाई, जिसमें हर तरफ से हमने यह प्रयास किया है कि जो रेत है वो मध्य प्रदेश सरकार का और प्रदेश की जनता का प्रॉपर्टी है। इसकी जो भी राजस्व आ रहा है वो सरकारी खजाने में जाना चाहिए। और इसके लिए हमने जैसा कि पंचायतों को संचालन दिया गया था और तकनीकी रूप से पंचायतें उतनी सक्षम नहीं होती कि सारी स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ले तकनीकी रूप से प्रधान को चला पाए, जिसका फ़ायदा हमारे भू माफिया उठा रहे थे। इसको रोकने के लिए हमने पंचायतों से संचालन वापस लिया है, लेकिन इससे पंचायत का कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा। पहले पंचायतों को 50 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर राशि दी जाती थी, उसको हमने बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया है। मतलब पहले से ज़्यादा राशि पंचायतों को विकास को मिलेगी, लेकिन संचालन अब जो है कॉर्पोरेशन के माध्यम से सरकार करेगी। इससे इसकी जो चोरी हो रही है इसका बहुत बड़ी रुकावट आएगी।
जिले की जल उपभोक्ता संस्था चुनाव वारासिवनी तहसील में निर्देशन के पहले दिन 2 नाम निर्देशन पत्र जमा हुए। वारासिवनी तहसील के 10 संस्थानों के लिए चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराई जा रही है, जिसमें 36 सदस्य चुने जाएंगे। नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए सुबह 10:30 बजे से 5 बजे तक का समय रखा गया है। जल उपभोक्ता संस्था का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी हुई है। तो सर कितने समितियों के लिए चुनाव हो रहा है? यहाँ पर वारासिवनी में 10 समितियों के लिए चुनाव हो रहा है, 10 संस्थाओं के चुनाव हो रहा है, जिसमें 36 सदस्य चुने जाएंगे। तो सर आज कितने नामांकन आए? अभी तक के तो कोई भी नामांकन नहीं है। कब तक नहीं आया? 2 बजने लगे। कब तक लेना सर ये नामांकन? सुबह 10:30 से 5 बजे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरलांदी क्षेत्र के ग्राम दैतबर्रा में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, 4 घायल। ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने वाले डॉक्टर संजय डहाके प्रकरण की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। मादक पदार्थ गांजे की तस्करी के मामले में आरोपियों को 15-15 वर्ष का कारावास। जबलपुर उड़नदस्ता टीम की कार्यवाही, धान का अवैध परिवहन करते 5 ट्रक जब्त। परिवहन अधिकारी ने लालबर्रा में वाहनों की आकस्मिक जांच की, 24,000 रुपए का वसूला जुर्माना। और पड़ोसी जिले मंडला में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, बालाघाट जिले में अलर्ट जारी। तो ये थी अभी तक की खास खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।